एनालिसिस, ठीक है, नोडल एनालिसिस प्रैक्टिस मस्त है। कौन से? डिपेंडेंट सोर्स के, इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट सोर्स के सीधे क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद आता है उसमें आपका स्टार डेल्टा, ठीक, हाँ स्टार डेल्टा वो तो नहीं, हाँ वही स्टार डेल्टा, वही वही कैसे स्टार को, हाँ। फिर है सबसे पॉपुलर होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वो मैंने करवा रखा है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ये आपका करंट सोर्स है और ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आई है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर हो जाता है, और अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाता है, और ये आर है। तो मतलब सिर्फ इसको जानना नहीं है, इसकी हेल्प से थ्योरम, अब जैसे क्या होता है हर क्वेश्चन को न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे ना तो मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। जैसे अब इसी जैसे कोई सर्किट आ गया सपोज करो, उस सर्किट में आप केबीएल केसीएल लगा रहे हो, ठीक है, सब्जेक्टिव में है, अगर मेंशन कर दिया आईईएस में तब तो बात अलग है, ठीक है, न भी मेंशन करे चाहे ना करे वहां पे भी ये लग जाएगा। अब जैसे मान लो कहीं पे भी ऐसे कहीं क्वेश्चन आ गया, सपोज करो ये है करंट सोर्स दे दिया और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स और यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर यहाँ पे एक करंट सोर्स कुछ इस टाइप का, अब यहाँ पे कुछ दे दिया 2 4 जो भी है 6, यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ 5 वोल्ट, यहाँ पे 3 ओम और यहाँ पे 4 ओम, अब यहाँ पे फिर से प्लस माइनस। अब बताइए, अब बोला कि इसमें आप बताओ कि करंट कितनी जा रही है, ठीक है। अगर मान लो ये क्वेश्चन गेट में आ गया या एसएससी जे में आ गया, एसएससी जे में आ गया, अगर आपको केवीएल केसीएल लगा रहे हो तो छोड़ दो, अब केसीएल केवीएल से लगा रहे हो इसको, क्वेश्चन को करना चाह रहे हो तो छोड़ दो। क्यों क्यों बोलना है? क्योंकि अगर आपसे आंसर आया भी तो एटलीस्ट 5 से 10 मिनट जाएगा, खाएगा ये 5 से 8 मिनट मिनिमम खाएगा, नहीं, क्योंकि आप केवीएल केसीएल लगाओगे दुनिया भर का, फिर लिखोगे ना, जैसे 2 माइनस उतना करोगे, कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई तब तो पूरा 1 घंटा गया, उतने में आप बहुत सारा अदर क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। और गेट में आ गया सपोज करो, कहीं पे भी आ गया, तो इसको करने का ये नहीं कि जो आपके पास पुराना मेथड उसी मेथड से करो, आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जैसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत पावरफुल टूल होता है, इसकी हेल्प से आप चीजों को समराइज कर सकते हो। नहीं, जैसे यही है, इसको किस में कन्वर्ट करो, करंट सोर्स में, ठीक है, यहाँ पे दोनों करंट सोर्स में, जब इसको जब करंट सोर्स में चेंज करोगे तो ये कुछ कुछ इस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का, फिर इसको अटैच करोगे तो ये करंट और जो इसकी करंट आएगी दोनों पैरेलल हो गई, ऐड हो गई, तो फाइनली एक करंट ऐसे बनेगा, और फिर ये पैरेलल में रेजिस्टेंस हो गया, हाँ, और ये 2 ओम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं, अभी नहीं, फिर से इसको करंट किसमें, सोर्स में वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करोगे तो फिर आर आएगा, ये आर इस आर के साथ ऐड हो गया, नहीं, तो इस तरीके से इसको बहुत मिनिमाइज कर सकते हो, बहुत इसमें मिस्टेक चांसेस क्या है, 0, इसमें जो मिस्टेक की चांसेस है 10 to 0 है, जल्दी भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे पास, अब जैसे क्या तो युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ऐसा नहीं कि हमेशा जो है परमाणु बम है, अभी चाइना के पास भी एटम बम है, अमेरिका के पास भी, सबके पास था, लेकिन क्या एटम बम सब चलाए भाई, जहाँ पे बंदूक का काम, हम एटम बम नहीं चला सकते ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि आप केवीएल केसीएल और मेस और नोडल से कर सकते हैं, लेकिन टाइम टेकन हो जाएगा। तो दैट्स वाई वहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इफेक्टिव मेथड होता है, और ये चीजें तब आती हैं हमारे बताने से नहीं, ये जब आप करोगे खुद तो एक खुद ही आइडिया हो जाता है कहाँ पे कौन सा मेथड इफेक्टिव होगा, नहीं, जब ज्यादा प्रैक्टिस करते। इसी तरीके से मान लो बोल दिया थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाओ, सपोज करो इसे बोल दिया कि यहाँ पे यहीं पे यहीं पे एक रेजिस्टेंस लगा देता, जो भी है आर लगा देता, बोल दिया कि इसके करस्पॉन्डिंग थेवेनिन बीट, मतलब इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करो, जैसे जो भी है यहाँ पे ए बी टर्मिनल है, बोल दिया थेवेनिन इक्विवेलेंट में चेंज करो। अब आप थेवेनिन थ्योरम के करस्पॉन्डिंग क्या मेथड है, ओपन किया शॉर्ट किया, उससे करोगे तो फिर टाइम टेकन हो जाएगा। इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से इस पूरे को कन्वर्ट कर दो, किस टाइप में, थेवेनिन बोला है तो आर और वीटीएच में कन्वर्ट कर दो, बस ये जो आएगा वोल्टेज वो कौन सा हो गया, वीटीएच, और ये जो आएगा वो आरटीएच। अगर करंट, अगर इसी को बोल दिया है कि नॉर्टन में कन्वर्ट करो तो नॉर्टन में कर लोगे, नहीं। ये कब है, जब इंडिपेंडेंट सोर्स है यहाँ पे, अगर यहाँ पे डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट वाले को भी कैसे टैकल किया जाए तो वही हमने बता रखा। तो कहने का मतलब ये है ना कि, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आप, ऐसा नहीं है कि थ्योरी जान गए तो बस वही आंख बंद करके वही पुराना धर्रा लेके चलो, नहीं, अपने को थोड़ा सा स्मार्ट करना पड़ेगा
कि क्वेश्चन को आपको आता है, अब कभी बहुत दुख होता है, अब आ गया, समय नहीं है, सपोज करो नहीं अभी अभी सिर्फ करना चाह रहे हो VTH, तो अगर आप VTH RTH निकालोगे कम से कम 10 मिनट खाएगा ये। अब फिर कोई जरूरी नहीं कि सही आए, क्योंकि KCL KVL जैसे लगाओगे कहीं प्लस माइनस ह्यूमन एरर है, सबसे हो सकती है, आप से हमसे, और वो आंसर बना के बैठे रहते हैं कि कहाँ मिस्टेक आप करोगे उस हिसाब से चारों ऑप्शन भी रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक चॉइस ऐसा दे देगा कि दूसरा तीसरा मैच ही नहीं करेगा, आलतू फालतू नहीं रहते, वो ऐसे दे देंगे कि मैच ही नहीं करें। हाँ मतलब वो जहाँ भले करते हैं फिर उसमें देखे कहाँ आपसे मिस्टेक हो सकती है, तो उस हिसाब से आंसर बना देते हैं। और आपको तो दिखा रही है यार मैं तो सही जा रहा था, इसका मतलब फिर जब आके चेक करें आता हुआ क्वेश्चन तो कहते ना, तो कहते ये तो मैंने साल भर पढ़ा और साला ये गलत करके आ गया। अदर तो बहुत दूर की बात है, जो नहीं जानते वो तो छोड़ दो, जो जानते वही गलत करके आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी चीज को जानते हैं तो उसको एक ही तरीके नहीं बहुत सारी तरीके से जान जाओ कि क्या और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, उससे क्या होगा, कम से कम जो आता है वो गलत ना हो। कहने का मतलब ये है। उसी अब देखो जैसे ये हुआ थ्योरम के बाद ठीक है, अदर भी थ्योरम है वो सब कर लिए। फिर इसके बाद आता है आपका फेजर डायग्राम परवेशन। फेजर पे आजकल बहुत सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मतलब एसी पर सर्किट बना देगा, यहाँ पे एसी करंट एसी जो भी देखा देगा वो, अगर आप उसको जहां इससे करना शुरू किए ऐसे वाले से तब तो हो चुका नहीं, कुछ छोटे हैं तो वो ठीक है हो जाते, कुछ ऐसे उसमें हैं। हाँ जैसे कुछ इस टाइप का आता है, जैसे अब यहाँ पे दे दिया 2+3J, हाँ तब तो ये आप छोड़ना पसंद करोगे नहीं अब उसको देखो दो तरीका है, इसमें भी कई बार पूछ देता है कि इनके बीच इम्पिडेंस के बीच का एंगल ये है, तो मतलब वो बिना फेजर से होगा ही नहीं कुछ। हाँ हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है कि इसको विद द हेल्प ऑफ फेजर से भी कर सकते हो इस टाइप के प्रॉब्लम को, लेकिन डिपेंड करता है कि उसमें बहुत सारी वैरायटी है, तो वो आज क्या चीज, अब वो क्वेश्चन आई तो बहुत बड़ा है, ये तो आई होगा नहीं, टाइम टेकन हो जाएगा। नहीं तो इसको भी उसी तरीके से कर लो, जैसे अगर आ गया यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कलसी रहेगी धड़ा धड़ा हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इसमें एक आ जाता है ना कि इनके बीच पावर फैक्टर ये है, नहीं जैसे ए और बी के करस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर ये है, तो करंट क्या होगी वोल्टेज क्या होगा, तो दैट्स वाई वो। और लीडिंग लैगिंग का इन लोगों में सब में आता है, वो तो आप लोग जानते ही होंगे। फिर इसके बाद आता है वो क्या नाम है, ट्रांजिएंट मतलब कौन एसी, हाँ फेजर नहीं, वहां पे एंगल आ जाता है, जैसे एंगल कितना होगा तो वो आप ड्रॉ किया रहोगे, सीक्वेंस कौन सा है, पॉजिटिव सीक्वेंस है, नेगेटिव सीक्वेंस है, जीरो सीक्वेंस है, मतलब जो भी पॉजिटिव नेगेटिव करस्पॉन्डिंग ये दे दिया, करंट क्या होगी, वोल्टेज क्या होगा वो आ गया। नहीं उसमें तो सिंपल आता है, उसमें वो फेजर नहीं आता, वो तो नहीं आता है जो फेजर का, नहीं उसमें जो जो आता है ना वो शॉर्ट पे क्वेश्चन बनता है, या फिर वोल्टेज रेगुलेशन बोलेगा तो ए की वैल्यू दे देगा, बस उससे ज्यादा नहीं पूछता, फार्मूला ABCD की वैल्यू पूछ देता है बस, उससे ज्यादा नहीं। हाँ प्रूफ करने के लिए ES में आता है, ES के सब्जेक्टिव पेपर करेंगे तो वहां पे प्रूफ करने के लिए आ जाता है। अब जैसे ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट में भी इसमें एक है T=0 वाले पे क्वेश्चन बनता है, जीरो प्लस माइनस पे, नहीं जीरो माइनस पे, इस पे बनता है VC0 इस टाइप का, VC0 माइनस करंट पे, जिस पे फोकस करना है IC0 प्लस पे एक दो, ठीक है जो IL करस्पॉन्डिंग। फिर दूसरा बनता है कि T=0 पे, मतलब जो फंक्शन VT IT इस टाइप का क्वेश्चन। फिर तीसरा बनता है T→∞ पे सर्किट का बिहेवियर कैसा होता है, इंडक्टर कैपेसिटर करस्पॉन्डिंग पूछ देता है, ठीक है मतलब। और चौथा लाप्लास के टर्म्स में पूछ देता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट के करस्पॉन्डिंग। तो ये चारों वैरायटी होते हैं उनको करना पड़ता है, तो ये प्रैक्टिस मस्ट है और इस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर है टू पोर्ट नेटवर्क में इंटरकनेक्शन मेथड पे, सिंपल वाले तो बहुत हो गए, सिंपल वाले में तो ऐसे देगा, ऐसा देगा कि आप अब जैसे ऐसे बना दिया, ठीक है यहाँ वोल्टेज V ऐसे लिख दिया I1 और इधर ऐसे V2, ये इन लोगों में भी आता है SSJV में भी, और ये वोल्टेज V2, अब बोल देगा कि इससे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन निकल सकता है,
जेड के टर्म में लिख सकते हैं कि टी के टर्म में लिख सकते हैं कि ए के टर्म में लिख सकते हैं, किसके करस्पॉन्डिंग बन सकते हैं, या बोल देगा कि इनके पैरामीटर कौन कौन से होंगे, 0 0 होंगे कि 0 1 है कि क्या होंगे। तो वो इस टाइप का जब सिंपल आता है तो देख के तबीयत खराब, अगर रेजिस्टेंस सोचना था तो मसल लोग कर लेते हैं, ऐसा जैसे आता तबीयत खराब कि करें क्या इसमें, मतलब ठीक है। या फिर आएगा तो ऐसे, दिस वन गेट आउट में बता रहा हूँ, ये गेट में ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे चिपका देगा, बताओ। तो जो इंटरकनेक्शन मेथड पर 5 टाइप इंटरकनेक्शन कौन कौन से, सीरीज 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 पैरेलल 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 सीरीज, फिर लास्ट में कास्केड। तो उनमें से देखना पड़ेगा कि ये किसके करस्पॉन्डिंग है, और उसमें फिर इसके बाद उसकी हेल्प से इसको निकाल के फिर इसके बाद जो है जो पूछेगा, जैसे जेड पूछ दिया तो जेड पैरामीटर उसको कन्वर्ट कर दो। तो ये सब थोड़े से प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि लेवल वाले क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन करो तो ही फायदा है। क्या चीज? नहीं वो अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जैसे जो है जो आता है वो बता दो। अब बाकी देखो, जो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं सब पे बनते हैं, ठीक है। अब बाकी दुनिया भर का, अब जैसे अब आप वो पढ़ लो, क्या नाम है क्या बोलते हैं उसको, रेजोनेंस, रेजोनेंस, अरे भाई एसी पढ़ लिया तो रेजोनेंस हो गया, ठीक है, क्योंकि वो इन लोगों में रेजोनेंस इन लोगों के लिए सही है, आप लोगों के लिए रेजोनेंस रेजोनेंस पे क्वेश्चन नहीं है। तो अब इतना इतना सेंस होता है कि आप जो इमेजिनरी कंपोनेंट उठा के जीरो कर दो, क्वेश्चन आया बस सीधे उस कंसेप्ट पे कर लोगे, जो भी निकाला निकाल लोगे, ठीक है। चलो हम लोग आते हैं अपने लास्ट टाइम कहाँ थे हम लोग, चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं पहले। ये क्या था, ये देखिए VCB, ये क्या था VCB, और इतना पढ़ो कि फार्मूला तो एकदम रट लो भाई, मतलब फार्मूला देखना ना पड़े दोबारा, और कंडीशन के साथ कि किस कंडीशन के लिए, गेट आउट में बता रहा हूँ। अगर जैसे SSJ में है तो कंडीशन देखने की जरूरत नहीं, सीधा फार्मूला, क्योंकि वो होता है तो होता है चुपचाप, और बाकी उस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम कर लो, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम करने की जरूरत भी नहीं है। अगर अगर ये 5 लाइन से ज्यादा प्रॉब्लम जा रही है, SSJ वालों को बता रहा है, न्यूमेरिकल कोई भी 5-10 लाइन से ज्यादा जा रहा है, 5 लाइन से ज्यादा जा रहा है तो उसको छोड़ दो, कितना भी प्यारा न्यूमेरिकल क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 120 क्वेश्चन करने हैं, पता चला उतने में और क्वेश्चन कर लोगे नहीं, या कोई लगता है कि इस पे न्यूमेरिकल बहुत टफ है तो छोड़ दो, फार्मूला बस माइंड में रखो, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। और नेटवर्क की तो बहुत प्रैक्टिस करो, SSJ बता रहा हूँ, 50% क्वेश्चन आपके, मैं बता रहा हूँ कोई भी आप लोग दोगे ना, स्टेट लेवल चाहे सेंट्रल लेवल में, कम से कम 30 to 40% क्वेश्चन आते हैं आपके केवल नेटवर्क से। तो इसको अवॉइड मत करना कि अदर पढ़ लेंगे, अगर ये नहीं सही है तो फिर कितना भी कर लो भाई, 60 नंबर का क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी कि 60 की 60 आपके सही होंगे, नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आपको पता है, अगर प्रैक्टिस किया हो ना तो वो पता है कि यहाँ मैं कर लूंगा, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लो, दैट्स इट। चलिए आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। बाकी सब सब्जेक्ट जो इजी टॉपिक है पहले ऐसा पकड़ो जो इजी है, जो आप अंडरस्टैंड हो सकते हैं उसको पकड़ के, स्पेशली जो फार्मूला टाइप का है, क्योंकि थ्योरी भी टाइप का बनता है, थ्योरी में कभी कभी पकड़ में नहीं आता कहना क्या चाह रहा है, करना तो बहुत दूर की बात है। और कई क्वेश्चन होंगे कि ये बल्ब की रेटिंग क्या है, अब कौन बताएगा बल्ब की रेटिंग क्या है नहीं, इसकी रेटिंग क्या है भाई, याद है तो ठीक है, याद क्या मतलब, वो उसका हर कंपनी का अलग अलग है डायमीटर अपना, थोड़ा बहुत रहता है, 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बच्चे वो 2-4 पे अटक जाते हैं कि अरे सर वही, अरे भाई उसको छोड़ दो ना, वो आप ही के लिए टफ नहीं है, वो सबके लिए है, क्योंकि रिलेटिव मार्किंग है ना, ऐसा थोड़ी कि वो किसी ये सबको आता है। चलिए हम लोग आते हैं इस पे। हम लोगों ने कल एक चीज देखी थी, देखो अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो बस जो मैं बता रहा हूँ बस इतना पकड़ के रखोगे तो न्यूमेरिकल इसके हो जाता है, बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं आता। हमने देखा था जब आर्क स्टार्ट हुई थी तो हमको जो वोल्टेज का ऐसा आया था कुछ इस टाइप का, फिर ये वोल्टेज ऐसा आया था, और जब यहाँ पे अगर करंट खत्म, जब करंट जीरो हो गई थी तो ये कैसा आया था,
फिर ऐसा आया था, ठीक है, यही था। और करंट हमारी जो आ रही थी इसके करस्पॉन्डिंग आर करंट, ये कुछ यहाँ पे खत्म हो गई, सॉरी ये यहाँ पे आर क्या हो गई थी, स्टिंग हो गई थी, मतलब खत्म हो गई थी, ठीक है। तो हमने ये जो वोल्टेज था यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, इसको कौन सा वोल्टेज, ETRV, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज, बस इतना भी याद है तो भी बहुत कुछ है। और यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज बचा वो कौन सा हो गया, रिकवरी वोल्टेज, ठीक है। और फिर इसके बाद ये कौन सा था, ये आर्क वोल्टेज, ठीक है, ये तो पता ही है सब, ये आर्क करंट है। और ये कौन सा है, आर्क वोल्टेज। तो आप एक चीज देख रहे हैं, सर्किट ब्रेकर के करस्पॉन्डिंग जब सर्किट ब्रेकर क्लोज है तो वहां VCB का वोल्टेज क्लोजर टू क्या है, 0। फिर ड्यूरिंग जब आर्क बनी हुई है तो ड्यूरिंग आर्क सर्किट ब्रेकर का वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट, यहाँ 0, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, क्लोजर टू 80 वोल्ट, इसके आसपास अगर ऑप्शन में हो तो लगा देना। फिर इसके बाद यहाँ पे आर्क फिनिश हो चुकी है, यहाँ पे आर्क फिनिश हो गई है। फिर इसके बाद ये जो ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज ये कौन सा है, ETRV, ये हमको कितना मिला था, यहाँ से E0 इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा NT, यही था। और फिर इसके बाद ये सिस्टम वोल्टेज, जब ये खत्म हो जाएगा तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, सिस्टम वोल्टेज करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्ड जो भी है, ठीक है। मतलब ये जो था दैट इज क्या था, E0 साइन ओमेगा टी, यही था ना कुछ। हाँ, E0 की वैल्यू हमने क्या बताया था, जो E0 है EM है कब, जब प्योर इंडक्टिव है, नहीं प्योर इंडक्टिव जो ट्रांसमिशन लाइन क्या बोला था हमने, एक बोला था सिस्टम वोल्टेज, सिस्टम इंडक्टेंस, नहीं सिस्टम इंडक्टेंस बोल सकते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन जो दुनिया भर के सब आ रहे थे, ठीक है, प्योर सिस्टम इंडक्टेंस है। तो अब वहां पे पावर फैक्टर क्या हो गया था, फाई की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्लोजर टू 90। अदरवाइज अगर प्योर से इंडक्टेंस नहीं है तो वो जो जेड अगर कंसीडर करें R प्लस जे ओमेगा एल के करस्पॉन्डिंग, तो E0 किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, EM साइन थीटा करस्पॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा लेस देन 90 है, अगर लेस देन 90 है तो उस केस में देखिए क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में अगर, चलो क्वेश्चन करते तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन, कैसे, कब, अरे इस समय रेजिस्टिव होती है, ड्यूरिंग आर्क जब बन रही थी तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रही थी, अरे भाई यहीं पे करंट क्या हो रही थी, दोनों भाई करंट हमारी कहाँ, यहाँ से स्टार्ट हुई, पहले बताओ, उसी समय पूछना चाहिए था, ये करंट जब स्टार्ट हुई थी ना, आर्क करंट जो स्टार्ट हुई उसी समय ये वोल्टेज आया था ना। तो आर्क वोल्टेज और आर्क करंट के बीच फेज एंगल कितना होता है, 0 होता है, ये याद रखना, ठीक है। ये आर्क वोल्टेज और आर्क करंट के बीच का एंगल क्या होता है, 0 होता है। किसके ऊपर, देखो हमने क्या बोला था, वहां पे रेजिस्टेंस आ गया था ना जी, देखो ये याद है, जब आर्क फॉर्म हुई थी तो उस समय किसका यहाँ पे इंडक्टर है, बोलो बताओ जो इंपिडेंस की बात कर रहे हैं, आर्क रेजिस्टेंस, जो आर्क किससे फॉर्म हुई थी, नहीं आर्क किससे फॉर्म हुई थी, जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था ना सिर्फ, क्या इंडक्टर है यहाँ पे, नहीं समझे, हाँ वो इंडक्टिव करंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे उसी इंडक्टिव करंट के करस्पॉन्डिंग तो, अब भाई जहाँ आर्क वोल्टेज क्या है, आर्क वोल्टेज किसके करस्पॉन्डिंग था, अब देखो डिस्कशन कुछ है यहाँ और चला जाएगा, ठीक है, टाइम थोड़ा जल्दी समझना। ये बताइए इसका क्या, जो फेज इसका होगा वही फेज इसका होगा कि नहीं होगा, क्लियर है, ये क्या है रेजिस्टेंस है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ,
ड्यूरिंग आर्क क्वेश्चन यहाँ पे एक ड्यूरिंग आर्क कर सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, आया नहीं कभी है। ड्यूरिंग आर्क वर्ड हमेशा याद रखना। ड्यूरिंग आर्क, आर्क वोल्टेज और आर्क करंट में जो जो एंगल है वो कितना होगा, 0। तभी तो देखो दोनों सेम फेज में है। उसके बाद कहानी क्या है वो तो डिसाइड होगी इंडक्टेंस, वो सिस्टम इंडक्टेंस दुनिया भर का उससे, ठीक है। खैर बना लो इसको पहले। अब क्वेश्चन है, हाँ अरे यहाँ पे है नहीं, नहीं अगर आर्क ड्यूरिंग आर्क के बराबर, ये देखो आर्क का जो वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर्क करंट, और इस पे डिपेंड कर रहा है। क्या इसमें सिस्टम इंडक्टेंस का आया कुछ, नहीं निगलेक्ट छोड़ो, क्या है इसमें, नहीं है ना, तो इसमें है ही नहीं तो फिर क्या मतलब जबरदस्ती उसको करने की। देखो सिर्फ आर्क हो चाहे ना हो, हाँ आप कह सकते हो निगलेक्ट कर दिया, बस काम खत्म। चलो ठीक है, जो आप जैसे समझ रहे हो समझ लो, कोई दिक्कत। ठीक है चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एग्जाम में बस यही क्वेश्चन देख लेना और ये देख लेना, बस काम खत्म हो जाएगा। बना लो, जितना क्वेश्चन कराना बस उतना ही क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन देखेगा फिर टाइम वेस्ट करो अपना। एक सेकेंड मैंने पहला ही क्वेश्चन है द ट्रिप, एक सेकेंड, फॉर ए, यही क्वेश्चन भी 2-4 बार आ चुका है ये, एकदम डिक्टो, डाटा भी यही, सिस्टम सिस्टम द इंडक्टेंस and capacitance up to the location of circuit breaker are 0.1 Henry and 0.025 microfarad respectively. The maximum value will be, ऑप्शन है ए 2.162 किलो वोल्ट माइक्रोसेकेंड, बी 4.32 किलो वोल्ट माइक्रोसेकेंड, एंड सी ऑप्शन है 5.872 किलो वोल्ट माइक्रोसेकेंड, एंड लास्ट वन डी, ये दिया है नन। एक सेकंड क्या निकालना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आरआरवी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आरआरवी।
क्या करोगे, देखिए अब माइंड में आता है कि हमने दो फार्मूले डेवलप किए हैं, एक तो ये वाला भाई RRV का मतलब क्या है, देखो ETRV क्या होता है, E0 1 माइनस कॉस ओमेगा NT। अगर क्वेश्चन में कहीं पावर फैक्टर बारे में नहीं बोला है, पावर फैक्टर ऑफ फॉल्ट, ठीक है, तब सीधा सीधा यहाँ पे कौन सा लोगे, E0 की वैल्यू EM के बराबर, मतलब थीटा आप क्या लेके चलोगे, क्लोजर टू 90। तो हम लोगों ने जो EM वाला डेवलप किया था, जो हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर रहे थे, थीटा निगलेक्ट R निगलेक्ट करके चलो, तो आपके देखो कोई भी हो, चाहे गेट हो चाहे जो भी आपका जो किसी भी एग्जाम में हो, 98.99% चांसेस होते हैं कि हर जगह वही फार्मूला लगता है। बाय द वे कभी आ गया कि सप्लाई, अब वो बोल दिया कि फॉल्ट पावर फैक्टर कुछ है, तब कौन सा लगेगा, ये वाला। इसीलिए हमने अलग से करवा दिया है कि कम से कम ये माइंड में रहे कि हाँ यार, और जो भी हमने करवाया वो सब इस बेस पे जो EM लेके चले थे क्योंकि ग्राफ ऑफ EM के करस्पॉन्डिंग ही बनाता है, इसके करस्पॉन्डिंग बनाएगा तो और ये टफ लगने लगेगा, तभी थोड़ी सी खराब हो जाएगी। तो चलिए, तो इसका मतलब हमको E0 की जगह किसको यूज करना है, जहां पे E0 है वहां पे EM, तो TRV this be equal to that is EM 1 minus cos ओमेगा NT। अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, RRV, नहीं डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएशन पता है, नहीं पता है तो सीधा सीधा EM इंटू ओमेगा N, जो डिप्लोमा वाले अगर तबीयत खराब हो रही तो बस इतना जान दो, मैक्सिमम निकालना है तो इसको भी रटने की जरूरत नहीं, सीधा ये रट लो, मैक्स का मतलब मैक्सिमम किस वैल्यू होगी, EM ओमेगा N। समस्या यही होती है, ओमेगा N तो सबको पता है कि अंडर रूट LC होगा, दिक्कत यहां है, देखो थोड़ा समझ लो है हमने क्यों क्वेश्चन दिया ऐसे, अगर सिर्फ यही देना होता तो हम ये क्वेश्चन नहीं लिख पाते। ये देखो, ये EM कौन सी वैल्यू होती है, ये हमने जो पीक वैल्यू होती है वही मैक्सिमम वैल्यू, ये वैल्यू क्या बोलेंगे, दैट इज पीक वैल्यू। अब यहां पे देखो ये कौन सी वैल्यू है, RMS, ठीक है, वो तो ठीक है RMS है, तो RMS के साथ और कौन सी कुछ मेंशन किया है, नहीं, स्टार है कि डेल्टा। अब ये समझ लो पावर सिस्टम में हो, अगर जब तक वो ना बोले सिंगल फेज तब तक आप उसको क्या मान के चलोगे, स्टार, ठीक है। अगर जैसे सिंगल फेज लिख दिया तब तो ये सीधा सीधा RMS वैल्यू है, और कौन सी लाइन वोल्टेज है, भाई देखो स्टैंडर्ड क्या है, कहीं पे भी अगर कहीं ऐसा वोल्टेज लिखा हो, पावर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसको कौन सा वोल्टेज मानते हो, स्टार कनेक्शन का कौन सा, लाइन वोल्टेज की फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, क्लियर है ना सबको। तो ये कौन सा वोल्टेज है, ऐसे लिखोगे VEL, और ठीक है EL का लाइन वोल्टेज ऐसे लिखोगे ना 132, ऐसे छोड़ो, हाँ 132 यही है, और साथ साथ में RMS वैल्यू भी है ना ये, वो कुछ चीजें सोचते हैं इम्प्लिसिट होती हैं, वो इम्प्लिसिट इसलिए कहा जाता है ना, क्वेश्चन करना चाहिए, जैसे क्वेश्चन से बहुत सारी पता चलता है कि एक वो ये मान के चलता है कि आप अंडरस्टैंड हो, जैसे होता है ना कुछ वैल्यू लिखी तो भाई वो मानक होता है ना, बुक में जब कोई चीज जैसे AC में कोई चीज लिखते हैं तो वो ये RMS वैल्यू होती है पहले तो फिक्स है, और अगर स्टार डेल्टा है, अगर वो स्टार डेल्टा करस्पॉन्ड मेंशन नहीं है तो वो उसको क्या मान के चलते हैं, स्टार और कौन सा, लाइन वोल्टेज, यहाँ पे जो भी लिखा जाता है वो कौन सा होता है, लाइन वोल्टेज, ठीक है। नहीं हाँ जिक्र नहीं होता वो है, तभी स्टार, वही तो बोल रहे हैं स्टार, हाँ थ्री फेज, हाँ थ्री फेज, नहीं तो सिंगल फेज अगर लिख दिया तब उसको आप किसका लेकर चलोगे, लाइन वोल्टेज, मतलब वही सिंगल फेज में तो लाइन फेज का मतलब वो तो फेज ही वोल्टेज होता है, ठीक है, फेज वोल्टेज है जो भी है सिंगल फेज का वो वोल्टेज, लेकिन कौन सी वैल्यू है, RMS, नहीं तो वो पीक वैल्यू, अगर पीक वैल्यू मेंशन कर दिया तो वो आप पीक वैल्यू लेके चलोगे,
ठीक है, कुछ मेंशन नहीं किया है। तो ये कौन सा वोल्टेज है? लाइन वोल्टेज स्टार का। तो इसका किसमें बनाओगे? फेज वोल्टेज। नहीं, इसको फेज वोल्टेज में लिखोगे तो क्या लिखोगे? EL बाई रूट 3। पहले बताओ कि नहीं? 132 डिवाइड बाई रूट 3। ठीक है, अभी भी ये कौन सा वैल्यू है? RMS वैल्यू है। ठीक है, बोलो गड़बड़ है कि सही है? सही है ना जी। अब इस RMS को यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू मेंशन की हुई है? पीक वैल्यू। तो इसको पीक में बनाने के लिए क्या करोगे भाई? देखो RMS वैल्यू, RMS क्या होता है? वी पी डिवाइडेड बाई, अरे VM बाई रूट 2 होता है। तो VM अगर लिखना हो, ये RMS हमको पता है, ये कौन सी वैल्यू? RMS वैल्यू। तो VM अगर हमको लिखना है तो क्या लिखो? रूट 2 इंटू VRMS। क्लियर है कि नहीं? पहले बताओ। इसका मतलब अब इसमें क्या करोगे? रूट 2 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी? पीक वैल्यू। क्लियर है कि नहीं? समझ में रहा कि नहीं? तो आप इसको ऐसे लिखोगे फार्मूला वाइज, क्या हो जाएगा? रूट 2 इंटू EPH। तो रूट 2, और चूंकि ये EL था ना, तो ऐसे EL डिवाइडेड बाई रूट 3 इंटू ओमेगा एन। ऐसे याद कर सकते हो। याद करने के लिए, अगर याद करना चाहो तो ऐसे याद करना हमेशा। रूट 2 बाई रूट 2 से, क्यों? RMS था तो उसको पीक में कन्वर्ट कर दिया। बाई रूट 3 क्यों किया? क्योंकि लाइन में वोल्टेज दिया तो उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? फेज में। तो बाई रूट 3 से। और ठीक है, बस इस आपको एक्चुअली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकालनी है। नहीं तो देखो, ये एक आंसर होगा जिसमें ये नहीं होगा, एक आंसर ऐसा होगा जिसमें ये नहीं होगा। वो बना के रखते हैं कि आप मिस्टेक कहाँ करोगे, उनको पता होता है। तो बस रूट 2 बाई रूट 3 कर दो, और EL की वैल्यू जो भी है 132 किलो वोल्ट इंटू ओमेगा एन क्या आएगा? ओमेगा एन की वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी है? 0.1 हेनरी, और इसकी कितनी है? पुट करो, मिटा देंगे नीचे वाला, लिख लेना इसको, इसको ब्रैकेट में पैक करके रख लो। कभी कभी ऐसे पूछ देता है, EL की वैल्यू ऐसे दे देगा और बोल देगा सिर्फ कौन सा फार्मूला सही है। ओमेगा एन की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट LC, एल की वैल्यू 0.1, सी की वैल्यू कितनी है? देखो, जो सी है वो दिया हुआ है 0.025, 10 टू पावर -6 होगा। माइक्रो का मतलब होता है ना पीको, मिली का 10 टू पावर -3, और माइक्रो मतलब 10 टू पावर -6। ठीक है, क्लियर? डाउट? ये क्लियर है कि नहीं? ये वाला, ये जी बीच में क्लियर है? ये नहीं क्लियर तो रट लो, बस काम खत्म। 10 टू पावर -9, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू पावर -9। तो ये 10 हो जाएगा, 10 टू पावर 10। तो मतलब ये बाहर आएगा, तो ये तो देखो रूट 2 बाई रूट 3 इंटू 132 इंटू 10 टू पावर 3 किलो वोल्ट है ना, डिवाइड बाई यहाँ पे 5 हो जाएगा इंटू 10 टू पावर -5। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब इसके बाद क्या करना है? जो भी है, अब देखो किस में दिया हुआ सब, ये माइक्रो सेकंड में दिया हुआ है। तो वैल्यू करके देखो। अच्छा, ये किलो वोल्ट में ही रखा हुआ है, तो किलो वोल्ट में ही रहने दो उसको, आंसर किलो वोल्ट में ही है ना। तो किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकंड, तो पर माइक्रो सेकंड का मतलब हुआ यहाँ पे 10 टू पावर -6 टाइप का होना चाहिए, तभी ना। तो उसको बनाने के लिए क्या करोगे? ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा -6। नहीं, 10 से मल्टीप्लीकेशन करने से नहीं होगा, ऊपर नीचे 10 टू पावर -1 से नहीं। तो जो भी आएगा अपना निकाल के बताओ अपने से, जो क्लोजर दिखे उसको पकड़ लो। ऐसा एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा बहुत क्लोजर आएगा। हैं? ए मतलब एग्जैक्ट एग्जैक्ट कितना आ रहा है? 2.155 किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। क्लियर है कि नहीं? किसी को डाउट तो पूछो पहले।
नेक्स्ट बन गया, तो अगर हो गया तो बोलो, नहीं तो फिर मैं the shunt resistance, the shunt resistor is connected across contacts of circuit breaker of a circuit breakers in order to first one, damp out of the restacking transient B bypass bypass the area current. Second one, last नहीं, third one, limit the short circuit current. So short circuit current. And last one है reduce the damage the contact, ये बता दें, damage the contacts due to arcing. Which one is correct? एंड उससे बड़ी बात है क्यों, रीजन तो बता चुके हैं, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत पड़ेगी, फिर भी भला है। मिटा दे नीचे का। कुल मिला के 4-5 क्वेश्चन है बस, इसको पकड़ के रख लो, इससे बाहर नहीं आता न्यूमेरिकल। और बाकी इसको पकड़ के रखे रहो, कहीं ऊपर नीचे घुमाए तो समझ जाओगे। भाई स्टेटमेंट है ना, सर्किट बिफोर सर्किट ब्रेकर, आफ्टर सर्किट ब्रेकर, ये है ड्यूरिंग आर्क सर्किट ब्रेकर का वोल्टेज कितना होता है, थोड़ा बहुत समझ रहे हो तो हो जाएगा। बाकी न्यूमेरिकल जो है बस इतने, इससे बाहर नहीं आता इसमें। हाँ बताओ। बाई ए है डैमेज आउट, डैम्प आउट, सॉरी डैम्प आउट नहीं, हाँ डैम्प आउट द रीस्टैकिंग ट्रांजिएंट। दूसरा बाई पास द एरिया करंट, ठीक है। तीसरा है लिमिट द शंट सर्किट करंट, एंड लास्ट वन है रिड्यूस द डैमेज द कंटेक्ट ड्यू टू आर्किंग। कौन सा सही है? ए कितने लोग कर रहे हैं? कोई ऐसा है जिसको कंफ्यूजन है? क्लियर है ना कि उससे क्या होगा, वो आपका जो आर्क रीस्ट्राइक होगी वो क्या हो जाएगी, जल्दी से जल्दी डैम्प आउट हो जाएगी। नहीं तो ये कैसा बन रहा था, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे बनता चला जा रहा था। नेक्स्ट
A 50 hertz, a 50 hertz 17.32 kilovolt generator rater is connected to a power system. The system reactance, देखो यहाँ वर्ड लिखा हुआ सिस्टम इंडक्टेंस, देखो रिएक्टेंस, समझ में आ रहा है? नहीं तो वो ट्रांसमिशन लाइन घुसते रहते। वो जो एल था वो क्या, सिस्टम इंडक्टेंस रिएक्टेंस, एंड कैपेसिटेंस पर फेज आर कितना 10 मिली हेनरी एंड 0.2 माइक्रोफैराडे respectively. What is maximum voltage across the contact of the circuit breaker at an instant when current passing through zero. ऑप्शन में है 28.28 kV, बी ये क्या 69.28 kV, एंड सी है 30.28 kV, एंड डी है 31.28 kV. विच वन इज करेक्ट? पर तक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा कोई है जिसको कुछ, अरे जहां करंट जीरो हो रही है वहां पे पूछ रहा है क्या, वोल्टेज सर्किट। चलो हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, ये बोला है 50 हर्ट्ज इतना का वोल्टेज जनरेटर इज कनेक्टेड टू ए पावर सिस्टम, रिएक्टेंस एंड कैपेसिटेंस पर फेज जो भी दिया लगे इसमें करस्पॉन्डिंग, ठीक है। रिस्पेक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, हाँ मैक्सिमम वोल्टेज बोलो जी। आर कहाँ फिनिश हो रही है, आर कहाँ फिनिश हो रही है, किस पॉइंट पे, यहीं पे, तो यहीं पे वोल्टेज कितना है, इंस्टेंट, मतलब तुरंत वोल्टेज कितना मैक्सिमम पहुंचा था, यहीं पे पहुंचा था ना, यही है ना मैक्सिमम वोल्टेज, ये वाला है जहां पे वही ये t टेंस टू जीरो ही है ना, t टेंस टू जीरो पे ही। अब ये इंस्टेंट का मतलब होता है यहाँ पे, अरे जैसे
हम जब ये वर्ड बोले ना तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं मेंशन, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो कौन सा लेके चलोगे, ये वाला, ठीक है। अप्रोक्सीमेट हम ये मान, जैसे ये क्या होता है, नैनो सेकेंड होता है ना, कुछ कम ही समय होता है, तो मैक्सिमम वोल्टेज करस्पॉन्डिंग मतलब ये बात, इसकी बात कर रहा है कि जहाँ पे जीरो होने वाला है ना, यहाँ पे करंट जैसे ही फिनिश हुई है तुरंत वोल्टेज कितना होगा, तो हम कितना बोलेंगे, जीरो, जीरो थोड़ी बोलेंगे, वो तो ये भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उसके करस्पॉन्डिंग वाला, ठीक है। उसका मतलब उसके क्वेश्चन के कहने का सेंस वो वाला वोल्टेज होता है, समझे। नहीं जीरो नहीं, अरे जीरो कैसे होगा, ये होगा ना, अगर यहाँ पे वैसे बात की जाए दिमाग में एकदम करेक्ट, तो ये आएगा तुरंत। अरे जब देखो, जब टी इज इक्वल टू, जैसे ही क्या हो गया था, यहाँ पे पहुंच गया था, याद है, जब हमने तो जब कैपेसिटर को कंसीडर किया तब ये मिला ना शंट कैपेसिटर को, अगर शंट कैपेसिटर कंसीडर नहीं करते तो सीधे कितना मिला था, ईएम के बराबर, हाँ क्या चीज, हाँ हाँ, अरे ये कोई जरूरी थोड़ी है, कहीं करंट जीरो इसका मतलब वोल्टेज जीरो, ये बताओ तुम्हारे घर में लाइट आ रही है, लाइट ए यार ये कहाँ कहाँ से फंसे हो, पहले ये समझो, ये सब नेटवर्क का क्वेश्चन है, अभी पता नहीं, देखो जैसे घर में लाइट आ रही है, वोल्टेज है, आपको सप्लाई कितना मिल रहा है घर पे, वर्ड क्या मेंशन है, वर्ड क्या मेंशन है, वो आर्क, जो सर्किट ब्रेकर करस्पॉन्डिंग की बात हो रही है भाई, सिस्टम वोल्टेज वोल्टेज बहुत कुछ है ना उसमें, आप देख रहे हो ये एक ऐसा चीज है, ये इसको नॉर्मल चीजों से मत रिलेट करो, है? हाँ, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर वोल्टेज क्या है, ये कौन सा वोल्टेज है, अब यार कंफ्यूज काहे हो रहे हो, सर सर्किट बनाओगे आप, किसका, कितनी बार सर्किट बनाओगे, वही तो वही सर्किट है जो पहले पढ़ चुके हो, हैं क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग, अरे यार ये वही सर्किट है क्या है, मतलब ये वही चीज है, ये जब ये खत्म हो जा रही है तो यहाँ के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कंटेक्ट, इस कंटेक्ट करस्पॉन्डिंग जो है सीबी, सीबी करस्पॉन्डिंग कौन सा वोल्टेज मिलता है, ईटीआरबी ने, क्या बोलते हैं इसको, ईटीआरबी, तो ये वीसीबी किसके बराबर होता है बोलो, जैसे करंट इसमें जीरो हुई तो ईटीआरबी किसके करस्पॉन्डिंग है, बोलो सर्किट ब्रेकर का वोल्टेज किसके करस्पॉन्डिंग है, ईटीआरबी, और ईटीआरबी कितना था, ई नॉट 1 माइनस कॉस ओमेगा एनटी, अब बोलो मैक्सिमम कितना होगा, जस्ट स्टार्टिंग पे कितना होगा, टी इज इक्वल टू जीरो, नहीं मैक्सिमम बोला है ना, सॉरी मैक्सिमम, टी इज इक्वल टू जीरो नहीं, मतलब मैक्सिमम का मतलब हो गया कि ये हमको कितना मिलेगा, 2 ई नॉट, ठीक है, मैक्सिमम की वैल्यू अगर बात करें वीसीबी, ये मैक्सिमम तो क्या मिलेगा, 2 ई नॉट, तो 2 इंटू ई नॉट का मतलब कितना हो गया बोलो, यहाँ पे पावर फैक्टर एंगल दिया है लोड का, अरे सॉरी फॉल्ट का पावर फैक्टर एंगल दिया है, नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या मान के चलेंगे, ई नॉट को ईएम, तो 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईएम का मतलब ये जो भी वैल्यू है, याद है अभी हमने किया था, क्या मिलना, क्या मिलना था यहाँ पे, 2/√3 ये था, इंटू जो भी वैल्यू है VL, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू भाई VL की वैल्यू जो भी है कितनी है, तो जो आंसर आ गया वही हो जाएगा। लिखो, लिख लिया इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 phase circuit breaker is rated at MVA 33 kV, its breaking current, ये लिख लिया होगा ना ऊपर वाला,
कौन सा आया जी आंसर? ए, इट्स ब्रेकिंग करंट। और थोड़ा सा मिस्टेक किया तो चारों के चारों ऐसे आंसर होते हैं, एक भी अगर ये नहीं किया तो एक आंसर मिल जाएगा। किसी में, सही बता रहा हूँ, किसी में सिर्फ 1/रूट ऐसे 3 कर दिया तो भी आंसर मिल जाएगा, ऐसा लिखे रहते हैं वो। ये आएगा किसमें? किलो वोल्ट में, जो भी है किलो वोल्ट में आएगा। है ए 3 फेज सर्किट ब्रेकर रेटेड एट 20 MVA 33 kV, हाँ 2000 MVA, इट्स ब्रेकिंग करंट विल बी, बोलो 89, दूसरा है 50, तीसरा है 35 एंड डी 25। किलो एम्पियर में आएगा, किस में आएगा जी? किलो एम्पियर है जो भी है। मेकिंग करंट कितनी होगी? बना लिया पूरा, बता रहा हूं, मिटा दे पूरा। एग्जाम में जाते समय बस फार्मूला अगर देखना बस ये देख लेना, काम खत्म। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इससे ज़्यादा पढ़ रहा हो तो खाली टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसका मतलब है कि या तो कुछ ज़्यादा टाइम है, या तो पूरा सब्जेक्ट हर सब तैयार है, या फिर इरादा ही नहीं है। देखो, हाँ एकदम बेसिक फार्मूला वही, एस बी दिस इक्वल टू क्या लिखोगे? √3 VB इंटू IB, बस। तो IB की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी? SB डिवाइड बाई √3 इंटू VB, बस यही है। आर करंट, वही जो आर करंट है उसी को ब्रेकिंग करंट बोलते हैं ना। जो सर्किट ब्रेकर जो है ओपन किया जाता है, देखो कल हमने बताया था ISC, ठीक है, जो भी है हमने जब स्टार्टिंग बनाया था, देखो कुछ इस टाइप की थी। यहाँ पे स्टार्टिंग ऐसा क्यों होता है, जब हम उसमें जाएंगे ना सिमेट्रिकल फाल्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे ये ग्राफ ऐसा क्यों होता है। ये जो करंट होती है, ये जो करंट होती है, ये कौन सी होती है? आर करंट, दैट इज आर करंट, ठीक है, ये है आर करंट, ठीक है। अच्छा, ये जो करंट है, ये जो करंट है कौन सी है? मेकिंग करंट। हाँ, मेकिंग करंट और आर करंट में एक रिलेशन होता है। जो मेकिंग करंट है IM, क्या बोलेंगे, IMC, जो भी IMC बोलो, ये जो होती है 1.8 टाइम्स IB होती है, ये याद रखना फॉर्मूला। ये ग्राफ ऐसा क्यों आता है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, देखो जब फॉल्ट होता है ना, जब फॉल्ट होता है तो उस समय क्या होता है कि ट्रांजिएंट सब ट्रांजिएंट थोड़ा बहुत पढ़े हो, ट्रांजिएंट पढ़े तो हाँ, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कुछ सेकंड तक या माइक्रो सेकंड, सबसे पहले कौन आता है? सब ट्रांजिएंट, फिर आता है ट्रांजिएंट, फिर इसके बाद स्टडी स्टेट करस्पॉन्डिंग पहुंचता है। याद है? थोड़ा बहुत, थोड़ा कुछ टाइम लगता है ना, कुछ 1-2 साइकिल जो भी है। तो जो सबसे पहले जो करंट बनती है वो सब ट्रांजिएंट का ही पार्ट है ना, ये दोनों ही सब ट्रांजिएंट, जो अब वो डिफाइन करने के लिए अलग कंसेप्ट है, लेकिन इतना है कि वो ट्रांजिएंट का ही पार्ट है। तो ट्रांजिएंट के समय स्टार्टिंग में करंट क्या होती है? हायर होती है, फिर इसके बाद थोड़ा सा डिक्रीज करती है, फिर उसके बाद एक समय के बाद, मतलब वो ऐसा नहीं कि 10 सेकंड 20 मिनट के बाद, नहीं, वो कुछ सेकंड के अंदर ही वो क्या हो जाती है? स्टडी स्टेट में पहुंच जाती है। तो जो स्टडी स्टेट करस्पॉन्ड जो हम लोग लिखते हैं ना, ये फार्मूला, ये सब ये कौन से किसके करस्पॉन्ड? स्टडी स्टेट करस्पॉन्ड लिखते हैं। और ये जो अब जैसे यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा पावर भी ज्यादा रही होगी तभी तो कुछ रहा होगा,
तो उसकी वजह से जो फ्लक्चुएशन आता है, जो उसकी वजह से ये जो करंट होती है, जो मेकिंग करंट होती है, उसमें जो क्लोजर टू 1.8 पॉइंट सॉरी 1 पॉइंट है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, जैसे थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है ना, एक समय के बाद स्टेबल हो जाती है चीजें हैं। तो कल बताया तो था, लिख लो, लिखो मेकिंग करंट कितना होगा। मेकिंग करंट लिख लो, मेकिंग करंट लिखना है तो लिख लो डेफिनेशन, वैसे कल हमने बताया था, द इनिशियल मैक्सिमम करंट, द इनिशियल मैक्सिमम करंट, द इनिशियल मैक्सिमम करंट, सॉरी इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, ये सब करवाए ना जी, मैक्सिमम वैल्यू द फॉल्ट करंट, ये भी कौन सी करंट है, फॉल्ट करंट, जब फॉल्ट होता है तो जो मिलती करंट है जब तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, व्हेन यहां से विच फ्लो थ्रू क्लोज सर्किट ब्रेकर, क्लोज सर्किट ब्रेकर कंटैक्ट, ठीक है। ये रिलेशन याद रखो कि 1.8 जो मेकिंग करंट का पीक वैल्यू होती है ना, पीक वैल्यू ये होती है 1.8 टाइम्स आईबी का आरएमएस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, नहीं समझे, ये कौन सी वैल्यू मिलती है हमको, आरएमएस वैल्यू मिलेगी ना, कितना है जी ये बोलो, एस बी डिवाइड बाय √3 इंटू 33, कितना है जो भी आएगा, ये वैल्यू उठा के डायरेक्ट पुट कर दो, 34 मतलब 35, और 35 इंटू ये कर दो, कितना आएगा, कितना है, हाँ तो ये कितना आएगा, हाँ हाँ, इस उसमें क्या करोगे, √2 से क्या कर दोगे, तो कितना आएगा जो भी है, कितना है 89 किलो एम्पियर, इसी क्लोजर आएगा जो भी है, ठीक है। तो देखो जितनी वैरायटी बन सकती है ना वो मैंने करवा दी, और अगर बाय द वे पावर फैक्टर दिया हो तो ईटीआरबी वाले करस्पॉन्डिंग पूछ सकता है कई बार। चलिए हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, जहां खत्म हो गया था, उसके आगे बढ़ते हैं। इससे बाहर नहीं आता न्यूमेरिकल, हो गया ना, देखिए आ जाओ इधर, अब क्या हुआ, आईबी से देखो, एस बी कहीं लिखते हो ना, हमेशा याद रखो एस की वैल्यू जो लिखते हैं ना, ऐसे √3 टाइम्स VL IL, या एस जो है 3 टाइम्स VPH इंटू IPH, ये हमेशा कौन सी वैल्यू होती है, ये भी RMS वैल्यू, ये सब RMS होता है, ये सब RMS होता है, ये भी कौन सी वैल्यू है, RMS वैल्यू है, ठीक है।
क्लियर? हम चले इधर आ जाते हैं, थोड़ा इधर देख लो। इधर आ जाओ ना, फिर कंफ्यूज हो कहोगे सर क्या क्या था क्या था। अब यहाँ बताओ, कल हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया था कि ठीक है, सर्किट ब्रेकर में जो भी हमने किया, एक आप खींच दिए या जो भी सिस्टम लगाया, उस सिस्टम करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या हो गई थी, आर क्या थी, खत्म हो गई थी। लेकिन देख रहे हैं कि जैसे खत्म नहीं हुई, बल्कि वो फिर से क्या हो गई, जैसे करंट जीरो फिर रीस्ट्राइक हो गई ना। रीस्ट्राइक का मतलब वोल्टेज डबल हो गया। यहाँ पे देखो ऐसे आया था इसके करस्पॉन्डिंग, और ये आपका जो भी है वोल्टेज, हमने कितना कितना वोल्टेज दिया था जी, ये मान लो हमने 260 केवी का है, और यहाँ पे आपने जैसे 300 केवी किया, इनके बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई थी, मतलब 100 मिलीमीटर कर दिया। तो हम तो बड़े खुश हो रहे थे कि आर्क जो है रीस्ट्राइक नहीं करेगी, मतलब खुश हो रहे थे ना, कि हम तो ये कंसेप्ट डेवलप किए थे ना कि अगर डाइलेक्ट्रिक एयर की बात करें, सिंपली अगर हम सिर्फ एयर की ही बात करें, एयर को ही डाइलेक्ट्रिक मान के चलें, तो एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी थी, 3 केवी पर मिलीमीटर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर हमने डिस्टेंस 10 मिलीमीटर कर दें तो हमको कितना वोल्टेज चाहिए, 300 किलो वोल्ट चाहिए आर को बनाए रखने के लिए। जैसे ही 300 किलो वोल्ट हुआ, मतलब ये लेंथ कितनी हो गई, इसको इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस भी बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस होती है ना, इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस बोला जाता है इसको। ठीक है, लिखवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस 8 मिलीमीटर, सॉरी 10 मिलीमीटर हुई, तो सिस्टम वोल्टेज हमारा कितना है, 260। रिक्वायरमेंट कितनी की है, 300 की। नहीं, तो हम तो सोच रहे थे कि आर तो खत्म हो गई, लेकिन हुआ नहीं, फिर से आर क्या हो गई, रीस्ट्राइक कर गई। नहीं, क्योंकि एक्चुअल में इसका वोल्टेज जैसे ही ये करंट जीरो हुई, तुरंत ये वोल्टेज इतना से बढ़ के कितना हो गया, डबल इसका। मान लो जैसे ये इतना वोल्टेज है, सपोज कर लो अपने तरफ से, कितना हो जाएगा इसका डबल, कितना जी, 5 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमको फिर से कितना ले जाना पड़ेगा इसकी डिस्टेंस, इसके बराबर, इससे ज्यादा, मतलब इतना डिस्टेंस हो कि कितना होगा जी वैसे, बोलो 173, मतलब 175 के आसपास अगर कर दें, तब ये काम हो सकता है, खत्म हो सकती है, अदरवाइज नहीं खत्म हो सकती। बोलो क्लियर है कि नहीं, यही हुआ ना बात। लेकिन समस्या ये है कि यहां से वहां ले जाने के लिए हमारे पास समय भी होना चाहिए। नहीं, हमारे पास किसी चीज को, अब जैसे 10 मिलीमीटर जो भी है इतना कर दिया, तो आप सोच रहे थे हैं? इसके लिए अरे जो भी है, कौन सा 100 कैसे, हैं? जो भी है, तो नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी कि प्रिवेंशन ऑफ आर्क रीस्ट्राइक। प्रिवेंशन आर्क री
ठीक है, मतलब समझ रहे हो, प्रिवेंशन मतलब समझ रहे हो ना, ये तो पता ही होगा कि हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना चाहते हैं कि आर्क रीस्ट्राइक ना करे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ। एक से बचे थे, पहले हमने क्या किया, स्टार्टिंग में फॉल्ट कहाँ पे रोका, कहाँ पे करवाया, सॉरी सर्किट ब्रेकर ओपन कहाँ पे किया, पहले तो फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने के बाद हमने कहाँ पे उसको, आ रहा है नहीं, ये स्टार्ट हो गया सर। अच्छा, देखिए हमने क्या किया था स्टार्टिंग में कि जहां पे करंट नेचुरली जीरो हो रही है, क्यों नेचुरली जीरो, क्योंकि उसमें इंडक्टिव करंट है, और इंडक्टिव करंट को अगर हम सडनली जीरो करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टम इंडक्टेंस के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट वोल्ट, मतलब इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे बहुत हायर वोल्टेज, ठीक है, उसकी वजह से वो उस आर को हम कभी खत्म नहीं कर सकते। इसका मतलब ये था, अगर हमने जहाँ जहाँ पे नेचुरली जीरो हो रही है वहां पे अगर ओपन नहीं किया तो उसके लिए हमने जीरो क्रॉस रिजेक्ट लगाया, जो अपना डीटी करके अपना ओपन किया। फिर हमने देखा कि जब वहां पे नेचुरली जीरो हुआ तो फिर इसके बाद फिर आर्क बन गई, क्यों, ड्यू टू सिस्टम वोल्टेज की वजह से। याद आ रहा है थोड़ा बहुत, सिस्टम वोल्टेज की वजह से आ रहा है ना माइंड में, एकदम हिस्टोरिक तरीके से मूवी जैसे। तो वहां पे क्या हुआ था भाई, सिस्टम वोल्टेज करंट जीरो हो गई, और यहाँ पे जो भी इस सिस्टम वोल्टेज की वजह से यहाँ पे जो भी हायर वोल्टेज जनरेट होगा, वीसीबी कितना हो गया था 220 के वी का, जो भी है, हाँ सिस्टम वोल्टेज जितना भी ले 360 जो भी मानोगे आपने, जो भी मान रखा है, जैसे मतलब 260 माना या 200 जो भी मान रखा है उसके करस्पॉन्डिंग आ जाए, क्योंकि ये वोल्टेज किलो में है, तो दैट्स वाई नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर जो होगा वो ऐसे ओपन होगा, ऐसे ही कुछ इस टाइप का रहा होगा। तो जब ये ओपन होगा तो डिस्टेंस पहले जीरो रही होगी, और जीरो से फिर बढ़ते बढ़ते कितना गई होगी, मतलब 100 मिलीमीटर करस्पॉन्डिंग, तभी तो ये आर खत्म होगी। तो उसमें देखा कि कुछ इस टाइप का बना, फिर जैसे यहाँ पहुंचे फिर से क्या हुआ, जो हम कंसिडर नहीं कर रहे थे इसी स्टेक कैपेसिटर्स की वजह से ये वोल्टेज बढ़ के इतना हो गया। तो प्रॉब्लम कहाँ किसकी बात है, यहाँ पे ज्यादा क्रिएट कर रही है। तो हम चाहते हैं कि आर्क रीस्ट्राइक ना करे, ठीक है। तो चलो फर्स्ट वन, वोल्टेज रेस थ्योरी, क्या क्या है जो थ्योरी है, फर्स्ट वन वोल्टेज रेस थ्योरी, या इसी को अजीब सा नाम से है, कभी कभी ये नाम आ जाता है, वो नाम याद रखना, वोल्टेज रेस थ्योरी। अब इसका नाम है आर स्प्लिंकिंग थ्योरी, जो भी है, ठीक है, आर एस पी वोल्टेज रेस थ्योरी, हाँ आर ए सी ई एस पी एल ई स्प्लिंग के के ए आई एन। देखो इसमें होता क्या है, इसको ढंग से समझ लेना, क्योंकि जब ये अगर आ गया तो इसमें ग्राफ बना रहता है, और बहुत ही आसान है, बस समझना है, कुछ करना नहीं है। इसको मिटा देता हूँ, इसका काम नहीं है भाई, ठीक है, अगर आपके पास है ना कॉपी में, जो टफेस्ट पोर्शन है वो खत्म हो चुका है, अब ये सब और इजी होता जाएगा। ये टाइम, ये हम जैसे पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन था ना ETRV, यही है ना, ये TRV का जो है ग्राफ, जो ETRV का ग्राफ था ना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज का, यही है ना जी। अब देखो ये किलो वोल्ट में है, ये क्या है किलो वोल्ट में, इसको थोड़ा समझो। जैसे ये बनाते जाओ दो तीन ठो, एक तो छोटा सा पहले बनाना,
ये मूविंग आफ्टर 1 मिली या t1 के टाइम के बाद जो भी है, फिर से ये अगर ये डिस्टेंस कुछ है तो आपकी बार डिस्टेंस बढ़ गई, ठीक है। ये मूविंग, फिर थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस, मतलब अगर ये d1 है तो ये d2 हो गई, ये d3 हो गई, फिर एक और बनाना चाहो तो और बना लो, ये भी, ये उससे भी ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब पहले वाले करस्पॉन्डिंग, अगर सपोज करो ये जो लेंथ है हमने ले लिया कितना 20 मिलीमीटर, तो इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना है, लाइक दिस वन। आफ्टर 1 मिली सेकेंड के बाद सपोज करो इसकी डिस्टेंस हो गई इतनी और यहाँ का वोल्टेज 150 kV, और फिर ये पहुंच गया 120 मिलीमीटर करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे आर को रीस्ट्राइक होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, लाइक दिस वन। और यही अगर 200 मीटर है, 200 मिलीमीटर करस्पॉन्डिंग पहुंच गया तो कितने की जरूरत है, एक थोड़ा सा रफ में बनाना फिर इसके बाद इस पे बनाना, ठीक है। रफ का मतलब जैसे ये बना रहे हैं ना, समझने के लिए बना लो, पहले ये पूरा बन गया, ये हम एक तरीका बता रहे हैं कि अगर ऐसे समझाने के लिए, वहां पे क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब वो किस, बहुत तरीके उसके होते हैं, ठीक है। हम एक तरीका बता रहे हैं समझने के लिए कि भाई देखो, जब ओके देखिए अगर 20 मिलीमीटर की लेंथ है तो कितना हमको आर को रीस्ट्राइक होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, अच्छा अगर यहाँ 50 है तो ये कितना चाहिए उसका 3 टाइम्स। ये कब है, जब एयर है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, एयर। यहाँ पे अगर 120 की लेंथ है तो हमको कितना वोल्टेज चाहिए आर को रीस्ट्राइक होने के लिए, 360 या उससे ज्यादा। यहाँ पे अगर 2 मिलीमीटर हो गया तो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ने का मतलब ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी क्या उसके करस्पॉन्डिंग बढ़ेगी, तो सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग, सॉरी जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो जो आर्क रीस्ट्राइक होने के लिए जो वोल्टेज है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा दूसरे टर्म में आप कह सकते हैं टाइम बढ़ रहा है तो आप देख रहे हैं कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज भी क्या हो रहा है, सॉरी जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आर को रीस्ट्राइक होने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले तो क्लियर है। अच्छा अब अगर सपोज करो टी दिस इक्वल टू, बहुत ध्यान समझना, T1 के करस्पॉन्डिंग, ये T1 करस्पॉन्डिंग, यहां पे अगर 45 केवी की जरूरत है कितने की जरूरत है, T दिस इक्वल टू T1 करस्पॉन्डिंग, थोड़ा मिक्सअप हो रहा है, रुक जाओ। अगर ये 60 है? और हमने प्रोवाइड कितना करा दिया,
थोड़ा सा नीचे करो, रुक जाओ यहाँ पे। T1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम पहुँच के कहाँ पे गए, 60 kV। नहीं समझे? रिक्वायर्ड रन रेट करंट रन रेट से क्या है, अगर नीचे है तो क्या हम उसको कभी अचीव कर पाएंगे? ऐसे समझो, जैसे जब पीछा करते हैं हमको जरूरत कितनी की है, ऐसे समझो। कैसे समझाएं, समझ में आ रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत है? अरे वो ग्राफ नहीं, देखो जैसे T1 पे, जैसे यहां से आप बढ़े आगे, चोर आगे, आप पीछे हो, ठीक है। आपको अगर जैसे t इज इक्वल टू 0 पे हमको कहाँ पहुंचना चाहिए था, यहाँ पे, और ये है कहाँ पे भाई, रिक्वायरमेंट कितने की है, 60 की, और ये कितना दे पा रहा है, 45, ठीक है। फिर t इज इक्वल टू T2 टाइम पे पहुंचा यहाँ पे, तो T2 टाइम पे जब पहुंचा तो रिक्वायरमेंट कितनी है, मान लो यहाँ पे कितना है, 65 की जरूरत है, नहीं ये करंट रन रेट है और ये रिक्वायर्ड रन रेट है, मतलब कितना है, 150। और फिर इसी के हिसाब से समझ आ रहा है। फिर तीसरा T3 पे, ये यहाँ पे है रिक्वायरमेंट है 100 की, और नहीं जरूरत है 150 की आर को रीस्टैक होने के लिए, लेकिन कितना दे पा रहे हैं हम, 100। फिर टाइम बढ़ा, देखो टाइम बढ़ा, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 160, कितना गया जी, 150 से कहाँ गया, 360, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अच्छा हाँ, वो तो और ज्यादा है, ठीक है, कोई नहीं, मतलब इतना समझ में आ गया, तो ऐसा ही बनता चला जाएगा। नहीं समझे? जैसे रिक्वायरमेंट जो आर को रीस्ट्राइक होने के लिए t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितने वोल्टेज जरूरत है बताओ, 45 की, कितने की जरूरत है, 45 kV की, सॉरी 60 kV की, लेकिन ये कितना दे पा रहा है, 45। अगर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें, ठीक है, कि जरूरत है कितने की, 60 की, और हमारे पास है कितना, 45, तो क्या आर्क रीस्ट्राइक करेगी यहाँ पे, नहीं। फिर t इज इक्वल टू T2, जैसे यहां से यहां पहुंचे थे, अब यहाँ पे जब पहुंचे तो कितना है, जब हमको 150 की जरूरत है, यहाँ पे आर्क को रीस्ट्राइक करने के लिए कितना है, 150 चाहिए, हम कितना दे पा रहे हैं, 150 की जरूरत है, लेकिन ये कितना दे पा रहा है, 65, तो क्या आर्क रीस्ट्राइक करेगी, नहीं करेगी। समझ आ रहा है भाई, जरूरत है 150 की और आप पहुंच कहां पा रहे, सिस्टम कितना दे पा रहा है, 65 के भी करस्पॉन्डिंग, तो आर्क रीस्ट्राइक करेगी नहीं। फिर और आगे बढ़ो, कितना, इसके बाद यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पे देख रहे हैं रिक्वायरमेंट कितनी की है, 360 की, हम कितना पहुंचा पा रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग 100 के भी करस्पॉन्डिंग पहुंचा पा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर से नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका अगर ग्राफ बनाओ, ये देखो, ये रफ पे बनाने के लिए बोला था, फिर लास्ट में एकदम डिक्टो ऐसे ही बना दो, जैसे ये बना है वैसे ही ये वाला बनाओ और ऐसे कर दो। तो ये जो हमारा हुआ है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमने प्रोवाइड की है, ये हमने क्या हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बिल्डिंग अपडेट हुआ ना, बिल्डिंग समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, हम जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो बिल्डिंग अपडेट कर रहे हैं, मतलब उसको बढ़ा रहे हैं, ये हुआ ना। तो इसीलिए वोल्टेज रेस थ्योरी का मतलब क्या, वोल्टेज का पीछा कर रहा है। जैसे ऐसे समझो कि करंट रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट से क्या है, कम है, लेकिन अगर यही प्रोसीजर आपने स्लो कर दिया, जैसे चोर का पीछा कर रहा है पुलिस, नहीं, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसकी स्पीड जो भी है अगर डिस्टेंस 1 मीटर है, सपोज करो दोनों के बीच में स्पीड है दोनों की, फिर 2 सेकेंड के बाद फिर
चोर की स्पीड अभी भी उससे ज्यादा है तो और आगे होगा ना। बस वैसे समझो कि भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे 60 की है और यहाँ पे अभी हमारे कितना प्रोवाइड करें 45, तो क्या पीछे पकड़ लेंगे? नहीं। तो आर्क लगेगी क्या? नहीं लगेगी। फिर उसी तरीके से यहाँ पे भी, लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि जरूरत इतने जो है आप अगर स्लो हो गए, आपने स्पीड स्लो कर दी तो उल्टा हो जाएगा। मतलब कि जरूरत है, आप जैसे ऐसा समझो, उल्टा भी तो हो सकता है, ये वाला भी तो हो सकता है। अगर आप स्लो हो गए तो पहले पकड़ में आ जाओगे, आग लग जाएगी। नहीं समझे? पुलिस जो है, सुनो पहले समझो, इसमें क्या होगी? आर्क नॉट रीस्ट्राइक अगेन। हैं? क्या बोले हो? पहले वाले में कहाँ होगी? इस वाले में होगी ना। लो महान आत्मा, आर्क रीस्ट्राइक अगेन। अरे ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, जबकि रिक्वायर्ड, अरे भाई रिक्वायर्ड रन रेट, कंफ्यूज हो गया क्या? पहले वाले में नहीं होगी, दूसरे वाले में होगी। जैसे चोर है, देखो ये चोर है, ये क्या है? चोर, और ये पुलिस है, ठीक है? हाँ इस टाइम पे हमारी वोल्टेज पहुंच गई तो आर हो जाएगी। सर T1 पे देखिए, T1 पे वो 45 केवी में है और वो 60 केवी में है। हाँ। सर आर किसमें स्टार्ट होगी? 60 केवी में, 45 केवी में। देखो ऐसे समझो, जो भी आपका सिस्टम है, जैसे मान लो ये सिस्टम है ना, ठीक है? ये जो सिस्टम है भाई, यहाँ पे कैपेसिटर की वजह से ये ग्राफ आ गया, इसका मतलब ये ग्राफ है, ये है हमारा जो ओरिजिनल है, ठीक है? हमने क्या बोला कि इसमें ऐसा क्या करें कि आर्क रीस्ट्राइक ना करे। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं? अगर ऐसे समझो, दूसरे तरीके से ऐसे समझो कि हमको एक रन रेट है 10 का, रिक्वायरमेंट रन रेट है, T20 का मैच हो रहा है और आप 6 से बना रहे हो, ठीक है? रिक्वायर्ड रन रेट है 10 का, आप 6 से बना रहे हो, मतलब कि समझ आ रहा है कि जो ऑलरेडी जो हमने जो डेवलप किया है, कि जो हमने वो क्या नाम है, जो हमने हमारे पास अरेंजमेंट होगा ना, कि जिससे एक उसको समझाने के लिए हमने एक तरीका लिया कि मान लो T1 पे जरूरत है कितने की, अगर आर को बनाए रखना है तो कितना चाहिए वोल्टेज? 60, और यहाँ पे है कितना? 45। तो क्या आर्क लगेगी? 60 पे लगेगी ना? तो अभी नहीं लगेगी ना। ऊपर वाले में कहा आर्क नॉट रीस्ट्राइक। अरे मान वो यही तो समझ ही नहीं पा रहे हो। T दिस इक्वल टू T1 पे मान लो 1 सेकेंड पे कितना वोल्टेज चाहिए? ये ग्राफ देखो ऐसे है ना, 60 चाहिए ना, हमको 60 चाहिए। हाँ नहीं, ये तो अच्छा है, आप लोग उससे समझ रहे हो, मैं समझ गया। देखो ये जो है आपका T दिस इक्वल टू T1 पे कितना चाहिए? 45। 45 पे नी स्ट्राइक करेगा नहीं, 45 चाहिए आर को रीस्ट्राइक होने के लिए, T दिस इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ठीक है? हमने कितना प्रोवाइड कर दिया? एक सेकंड, कंफ्यूज हो गया, रुक जाओ, तुम कंफ्यूज कर दे रहे हो। 60 के भी, हाँ 45, तो आर्क रीस्ट्राइक करेगी? नहीं करेगी। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो सर 60 केवी पे तो कर जाएगी ना, हमने कुछ ये 45 केवी पे नहीं स्ट्राइक करेगी। तो वही तो कर रहे हैं कि ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी प्रोवाइड कर दी है कि वो 60 करस्पॉन्डिंग है। हाँ तो 60 पे तो करेगी ना। नहीं अब नहीं समझ पा रहे हो। 60 पे अरे भाई हमारे पास 45 है तो 60 पे तो करनी चाहिए ना, तो आर्क तो 60 पे तब करेगी अगर 60 देंगे, पर है 45 लेकिन 60 पे समझ रहे हो ना, ऊपर आर्क नॉट स्ट्राइक, वो देखो ना ऊपर वाला ग्राफ सबसे। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, नॉट स्ट्राइक, क्योंकि हमारे पास 45 और 60 नहीं है, तो 60 पे जो कर्व बना रखा है उस पे तो ये लिखना चाहिए ना, इस पे स्ट्राइक करेगी। अरे महानात्मा देखो ऐसे समझो, अब कैसे समझाएं इसको? नहीं समझ नहीं पा रहे हो,
देखो देखो टी दिस इक्वल टू T1 पे, अब बताओ स्पीड से, अब ये रुका नहीं है, किसको, हमको माइक गड़बड़ है क्या? देखो ऐसे समझो, जैसे ऐसे समझो कि जो चोर है वो कितने से भाग रहा है, 10 किलोमीटर की, मतलब जो 10 जो भी है, ऐसे समझो कि 10 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो 10 की रिक्वायरमेंट है वो तो हमने सिस्टम में क्या लगा रखा है ना, नहीं समझे, जो बिल्ड है, अरे तुम पहले सुन, पहले एक ध्यान सुनो, देखो ये इसका क्या मतलब है, पहले मतलब समझ लो, हमने यहाँ पे जो अरेंजमेंट कर रखा है ना, ये जो अरेंजमेंट जो ऐसा कर रखा है कि जैसे t इक्वल टू 1 सेकेंड पहुंचे तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाए, 20 मिलीमीटर, तो उस समय कितना वोल्टेज चाहिए हमको आर को रिस्ट्राइक होने के लिए, 60, फिर उसके बाद टाइम बढ़ेगा, ये समझ में आ रहा है, ये वाला, ये क्लियर है एकदम, ये कौन सा है, हमने अरेंजमेंट कर रखा है, ये तो हमने एक समझाने का तरीका बताया कि वो जो डायलेक्ट्रिक आप सर्किट ब्रेकर में रखे हो, जो भी है डायलेक्ट्रिक किसी भी तरीके से बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, कूलिंग करेंगे क्या करेंगे वो आगे चल के डिस्कस करेंगे, एक हमने तरीका बताया कि समय के हिसाब से डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है, अगर इससे बिल्डिंग अपडेट, यहाँ पे बिल्डिंग अपडेट हो रहा है, मतलब डायलेक्ट्रिक बढ़ रहा है समय के साथ, अगर और लेकिन जो ये जो सिस्टम का है, ये पहले से ये जो है ये कहीं और से आ रहा है ना, कहीं और से का मतलब ये जो इंडक्टर लगा है उसकी वजह से कितनी वोल्टेज जरूरत है टी इक्वल टू T1 पे आर को रीस्टैक होने के लिए, जैसे T1 समय पे आर को अगर बनाना अगेन रीस्ट्राइक होना है तो कितना वोल्टेज चाहिए, 45 का, हमने कितना दिया, रिक्वायरमेंट कितने की है, 60 की, और हम जो सिस्टम दे पा रहा है वो कितना है, 45, ये सिस्टम देने का मतलब है जो ये जो इसकी वजह से जो फॉल्ट उल्टा है उसकी वजह से, थोड़ा समझ में आया कि अगर हमने इतना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रखा है और ये जो है कितना है, 45 है, तो क्या डाइलेक्ट्रिक तो आर्क लगेगी, रीस्ट्राइक नहीं लगेगी, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है, नहीं, हाँ तो वही तो उसमें अच्छा वो नहीं समझ पा रहे, देखो पहले ये बताओ, वो सही है ये रीस्ट्राइक अगेन होगी, रीस्ट्राइक का मतलब आर्ग लग जाएगी इस वाले में, देखो कैसे, हाँ देखो कैसे, अगर मान लीजिए आप स्लो हो गए, स्लो होने का मतलब है कि आपने जो अरेंजमेंट किया है, जैसे रिक्वायरमेंट कितने की है, रिक्वायरमेंट वैसे आग लगने के लिए कितने की, नहीं इसको छोड़ दो, इस पॉइंट पे इसकी बात करें फिलहाल, तो अगर मान लो आपने आर्क लगने के लिए मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर 60 चाहिए तब तो आर्क नहीं लगेगी, क्लियर, लेकिन अगर आपने ये 60 के बजाय 40 कर दिया तो, नहीं समझे, हाँ वीक कर रहे हैं ना, अरे वीक नहीं की मतलब अगर मान लो आपने जो प्रोवाइड किया है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टी दिस इक्वल टू 1 पे, ये कितना है, सपोज करो कितना है कि ये 40 आ जाए, बोले बताओ 40 आ जाए कितना हो जाए, या 30 आ जाए, 30 का मतलब ये 10 मिलीमीटर कर पाए, कितना किया 10 मिलीमीटर तो 30 हुआ, फिर इसके बाद जो है टी दिस इक्वल टू T2 पे जो भी है आप कहाँ पहुंचे, ये 45 पे सपोज करो पहुंचे, 45 या 60 पहुंच गए, सपोज करो 60 पे, और ये कितना हो गया 20 मिलीमीटर,
ठीक है, पहले ये बताओ आर्क आपने जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी है वो कितना दिया है, कितना दिया है 30 kb करस्पॉन्डिंग, कब T1 पे, उस समय आर्क को लगने के लिए कितना वोल्टेज, आर्क तभी इतना अगर वोल्टेज हो, सुनो पहले बताओ, इतना वोल्टेज होगा तो आर्क लग जाएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे वोल्टेज 45 प्रोवाइड करा दिया तो आग लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी ना, आर्क लगेगी कि नहीं लगेगी। जरूरत कितने की है 30 की, प्रोवाइड कितना किया, अरे सुनो तो पहले, 30 की जरूरत है लेकिन प्रोवाइड कितना किया 45। यहां पे क्या था, जरूरत इतने की है लेकिन प्रोवाइड कितना किया, तो नहीं लगेगी यहाँ। तुमको समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ कि तुमको भी नहीं समझ आ रहा है, कौन समझा सकता है इसको। देखो लिख लो, इसमें आग नहीं लगेगी, ऐसे समझो कि अब यार देखो बीच वाला कर्व पे ये आर्क रीस्ट्राइक होने के लिए मिनिमम कंडीशन है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट कंडीशन है आर्क को रीस्ट्राइक होने के लिए। क्या क्या करो, पहले वाले दूसरे वाले बात करो, अच्छा पहले वाले में जो यहाँ पे देखो 60 की, अगर उससे नीचे रहेगा तो आग लग जाएगी, नहीं उससे नहीं 45 पे रहेगा तब आग लगेगी। हाँ अच्छा अच्छा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, हाँ तो इसके पॉइंट ऑफ 60 से कम, हाँ चलो चलो ठीक है, हाँ हाँ आग फॉर्म नहीं होगी, हाँ सर 60 वाले ग्राफ में आपने आर्क नॉट हाँ सर 60 वाले पे तो आर्क रीस्ट्राइक होगी जब हमारा स्ट्रेंथ का ब्रेकडाउन ही खत्म हो जाएगा 60 किलोवाट जब हमारा उसके बाद वोल्टेज आएगी। समझ नहीं पा रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूँ, आप मुझे नहीं समझ पा रहे, मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ। चलो थोड़ा बहुत समझ में आया, बस इसको बना लो फिर हम थोड़ा दूसरा तरीका सोचेंगे, फिर पहले बना लो इसको, यहाँ पे लिख लो आर्क नॉट रीस्ट्राइक और यहाँ पे लिख लो आर्क रीस्ट्राइक गेट, ठीक है, थोड़ा माइंड साइंस होगा फिर लिखवा, पहले लिख लो लिखो, इफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिल्डिंग अप लिख लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फिर दूसरा तरीका सोचा जाएगा। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिल्डिंग ऑपरेट बिटवीन सर्किट ब्रेकर कंटैक्ट, एक टाइम कितना हो गया जी, एक सेकंड थोड़ा सा क्लास का भी देखना, बस 10 मिनट। इफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिल्डिंग अपग्रेड जो भी है बिटवीन सर्किट ब्रेकर कंटैक्ट इंक्रीजेस faster than that of TRB arc will be not re-strike again. आर्क समझ में आया थोड़ा बहुत जो मैं स्टेटमेंट बोला हूं, देखो उसका मतलब यही है, अब अपने हिसाब से समझ सकते हो, ठीक है। और अगर यही जो ये स्लो हो गया, ये क्या है, ये अगर स्लो हो गया और ये क्या है फास्ट है, हम जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहे हैं अगर आपने स्लो प्रोवाइड किया ही करवाई तो क्या हो जाएगा, आर्क रीस्ट्राइक हो जाएगा। तो ये देखो आप लोगों में क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे ग्राफ बना देगा और ये बोलेगा कि रिक्वायरमेंट टीआरबी, उसमें वोल्टेज नहीं लिखता, उसमें सिर्फ ऐसे बनाया रहेगा, इसमें बोलेगा कि अगर ये मेन है और अगर ऐसा ग्राफ होगा तो कौन आर्क रीस्ट्राइक करेगी, ए ग्राफ में कि बी ग्राफ में। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रेट ऐसे लिख लो, डाई इलेक्ट्रिक strength rate
इज ग्रेटर देन आर आर ट्रिपल आर आर वी, यही है ना, ट्रिपल आर आर वी मैक्स, यही आता ना, जो कितना था EM इंटू ओमेगा नॉट, यही था ना कुछ इसी टाइप का, 2EM क्या था किसी, यही नहीं सॉरी यही था सर, EM ओमेगा नॉट जब प्योर इंडक्टिव है, अदरवाइज EM साइन थीटा इंटू ओमेगा नॉट, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक ये आ सकता है आप में कि अगर R को रीस्ट्राइक नहीं होने देना है तो आपकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो रेट है, मतलब di/dt उसका, वो ट्रिपल RRB से क्या होना चाहिए, ट्रिपल RRB मैक्सिमम से क्या होना चाहिए, फास्टर होना चाहिए, तभी R रीस्ट्राइक नहीं करेगी, ठीक है। और इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है बताओ, दूसरा तरीका क्या हो सकता है बोलो। अब मान लो जैसे चोर का पीछा करना है, चोर पैदल भाग रहा है लेकिन बड़ा तेज है, और पुलिस वाला बहुत मोटा है, तो क्या करेगा वो, पीछा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो क्या करने का फिर वो गाड़ी पकड़ेगा, गाड़ी अगर गाड़ी मिल जाए तो वो कितना भी तेज भागे, कितना भी दौड़, वो हो क्या नाम है, वो कभी न कभी थकेगा ही, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बाद तो थकेगा ही। बाइक अगर वो स्लो भी साइकिल भी चला रहा है तो भी पकड़ लेगा उसको। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए बताओ, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिससे देखो ये केवी, ये टी, ये समझ में आया कि नहीं, जो स्टेटमेंट लिखवाने से थोड़ा क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ रट लो, बाद में कोई थोड़ा दिमाग ठंडा उंडा होगा तो फिर कभी कभी होता है। अगर सपोज करिए आपके पास जितना भी अरेंजमेंट है, आपको पता है कि हमारी एक स्ट्रेंथ है, हर नहीं नॉर्मल सी बात है कि हर की ऐसा तो है नहीं कि हम जो है उससे फास्ट हो जाएंगे, हमारे पास तो ठीक है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ये हमारे पास है, प्रिवेंशन ऑफ आर्क रीस्ट्राइक, वही उसी का चल रहा है। हम थोड़ा समझना चाहते हैं दूसरी तरीके से कि भाई अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ठीक है आपने फास्ट कर दिया, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास जितना अरेंजमेंट हो, हमारे पास एक लिमिटेशन है। अब कोई एरोप्लेन से चल रहा है तो उसका पीछा कभी कर सकते हैं क्या? नहीं, कहेंगे छोड़ ही दो उसको, कहते विदेश भाग गया। तो अब डिपेंड करता है कौन सा इंटरनल राजनीतिक दबाव हो तो बात अलग हुई। तो जनरली क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई बाइक से है, ठीक है, तो दूसरा एक तो बाइक से है, अगर आपके पास बाइक है तो पीछा कर लोगे कि ठीक है हम कर सकते हैं, लेकिन रोड भी बहुत सही है, बाइक भी उसके पास नहीं है, आपके पास टूटी फूटी है, तब क्या करोगे उस केस में? तो कहोगे छोड़ ही दो यार। नहीं, मतलब हमारी एक लिमिटेशन है ना, जैसे मान लो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जो भी हम अरेंजमेंट करेंगे उसकी एक लिमिटेशन है, और उसके साथ सबसे पहले देखते हैं खर्चा भी। ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा खर्चा करो जितना उससे ज्यादा हमारा खर्चा, जैसे देखते हैं आतंकवादी पकड़ के आते हैं तो साले बिरयानी खाते हैं नहीं, उनके लिए बहुत जबरदस्त व्यवस्था होती है, और आम लोग जो बेचारा कुछ नहीं किया है वो तो भूखे मर रहा है। नहीं, तो ये इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए ना, कि जो बदमाशी कर रहा है वो ऐश की जिंदगी जी रहा है, और जो बदमाशी नहीं कर रहा वो बेचारा भूखे मर रहा है। तो हमारे पास एक ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो भी हमारे पास प्रैक्टिकली जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं वो इतना ही है, ठीक है। तो ऐसा क्या करें, और ये सपोज करो ये कुछ भी कर रहे हैं, ये इससे नीचे नहीं आ रहा है, तो तरीका क्या हो सकता है कि अगर हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि जो TRB है उसको नीचे ला दें। नहीं समझे? ये जो है R को नहीं रीस्ट्राइक करने के लिए ये तो हमने कर दिया, हमारे पास जो भी लिमिटेशन है, सपोज करो ये ठीक है जो भी बनाया है, हमने ऐसा बनाया कि ये जो पहले जो TRB ये इसके करस्पॉन्डिंग था, हम इसको नहीं पा रहे हैं। हमारे पास जो लिमिटेशन है कि हम जो है हमारे पास साइकिल ही है, तो बहुत पुराने जमाने की बात है, जैसे मान लो वो बहुत तेज भागता है, हम तेज नहीं दौड़ सकते, लेकिन अगर साइकिल का व्यवस्था हो जाए तो कुछ कर सकते हैं। नहीं, तो कहने का मतलब है कि हमारी एक लिमिटेशन है कि हम उससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम जो
टीआरबी है उसी को क्या कर दें, नीचे कर दें भाई। जो यहाँ पे टीआरबी जो जनरेट हो रहा है उसको क्या कर दें, स्लो कर दें। अभी तो बताया था ना स्लो, याद है? स्लो करने के लिए हमने क्या लगाया था, ऑक्सिलरी सर्किट ब्रेकर नहीं लगाया था, रेजिस्टेंस लगाया था ना, जिससे ये क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे है उससे इससे भी नीचे आ जाएगा। बोले तो क्लियर है कि नहीं भाई? ये जो है अगर आप चाहें कि भाई इसको नीचे कर दें, हमारे पास जो अरेंजमेंट बस इतना है कि हम इससे ज्यादा कर दें, कहते हैं सर इतना पढ़ेंगे हम 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, कुछ कर लो नहीं। तो अब दूसरा तरीका क्या, या तो कहो कि छोड़ ही दो, या तो फिर दूसरा तरीका ये है कि ऐसा करो कि 2 घंटे के अंदर ही उसको खत्म कर दो, यही है ना। तो हम क्या करें, इसको हम नीचे ला दें, नहीं तो हम इसको नीचे कैसे ला सकते हैं, ड्यू टू ऑक्सिलरी सर्किट ब्रेकर। वही तो बताया था कि जो है ओमेगा एन को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या बताया था, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अटैच किया था। तो उसी चीज को नीचे लिख लो, इसको बना लो पहले कि आर्क रीस्ट्राइक होने के लिए, आर्क रीस्ट्राइक होने के लिए ये है, हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है जो भी है, कौन है ये, नॉट रीस्ट्राइक के लिए ये है। और हमने क्या कर दिया, ये जो दूसरा वाला उसको स्लो करके कहां पे कर दिया, पहले ये टीआरबी 2 बना लेना, ये 2 बना लेना कि विदाउट, ये हो जाएगा विदाउट, विदाउट ऑक्सिलरी सर्किट ब्रेकर, और ये क्या हो जाएगा, विथ ऑक्सिलरी सर्किट ब्रेकर, ऑक्सिलरी सर्किट ब्रेकर। नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नीचे लिख लो यहाँ पे, ट्रिपल आर आर वी रिड्यूस with the help of auxiliary circuit breaker, with the help of auxiliary circuit breaker। क्लियर हुआ कि नहीं थोड़ा बहुत है? देखिए ये था, मैं बता रहा हूँ क्या, ये दोनों ही है, नहीं सॉरी कहाँ गया जी, ये विदाउट वाला है, ये हाँ रेट ऑफ राइज टीआरवी है, ये टीआरवी सिस्टम का है, हाँ टीआरवी सिस्टम का है, ठीक है। और हमारी औकात इतनी है कि हम इतना ही कर सकते थे, ये है जो हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहे हैं अपनी तरफ से। जो सर्किट ब्रेकर हमने डिजाइन किया है उसके करस्पॉन्डिंग जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो हमारे पास क्या है, ये रिकवरी वोल्टेज अगर हमारी ज्यादा है, रेट ऑफ राइज ऑफ रिकवरी वोल्टेज अगर ज्यादा है डायरेक्टली स्ट्रेंथ से, तो आप कौन हो जाएगा। हाँ तो ये तो ही बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो गए फिर। हाँ अगर आपने ग्राफ बनाया इसमें रेट ऑफ राइज ऑफ देखो ये बताओ, छोड़ो उसको, छोड़ दो पहले ये बताओ, रेट ऑफ राइज ऑफ टाइम हो गया, एक सेकंड चलो बाद में आ जाओ, वहां बैठ के समझा देते हैं।